लेकिन एक चीज मैं बता दूं शुरू करने से पहले, कल भी हमने डिस्कस किया रेयर डिजीज क्या होता है। हमने एक आर्टिकल लिखा था, तो उसमें देखा कि रेयर डिजीज, इफ यू लुक एट यूएस और WHO 1 in 1000, ठीक है ना? And when you look at European data, it is 1 in 2000. Now, gradually, when you go more data, some of the data says if the disease is 1 in 2 lakhs, then we call it rare disease. But there is also provision for ultra rare disease. अभी अगर हम पूरा इंडिया में देखें, क्योंकि कल से हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना हो सकता है नंबर, टोटल है 450 रेयर डिजीज, 450। अगर मैं 2011 का डाटा बताता हूँ, उसमें 7,60,000 अराउंड 1100 केसेस होगा। ये 2011 का डाटा है। तो इसका मतलब है कि हमें यू नीड टू लुक एट आफ्टर 12 इयर्स कितना बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है। ओके, सो इसीलिए 2017 में जैसे ICM वाला रजिस्ट्री शुरू किया है, सो इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। What exactly impact of this disease, especially when you refer it to DMD or BMD, so इसलिए जरूरी है। तो सुबह से आपने देखा होगा कि we have an option। जब भी हम ऑप्शन देखते हैं, एक्सिस में बता दो कि we have a drug therapy. Now your question should be coming, is it a curative? Is it a curative? Curative मतलब पूरा डिजीज को क्योर करता है, और is it a फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी डिजीज को डिस्कस किया है, none of them are curative. It is only to halt the further progression of disease. But how long? और जैसे ऐसे फार्माकोलॉजिस्ट में बता दो, कोई भी अगर मेडिसिन हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि एक कॉइन जैसा है, एक साइड बेनिफिट देता है, एक साइड there is an adverse effect. So if you look at the steroid, so definitely it will halt the further progression of disease. But we have to be very careful in terms of susceptibility of infection. इसको immediately टेल ऑफ नहीं करना चाहिए, gradually टेल ऑफ करना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट देखो। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल हम लोगों के पास। तो डॉक्टर सफारी ने भी बोला है जिसका सो मैं डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा है कि DMD क्या होता है, DMD क्या होता है और बाकी जो रेयर हुआ। तो इसमें जो पैथोफिजियोलॉजी है, हम जब ड्रग डेवलपमेंट की बात करते हैं, we always identify the target. We always identify the target कि इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है। जैसे DMD में एक प्रोटीन का इफेक्ट होता है, similarly for DMD also. So we target them. Can you make it up regulation or down regulation, उसी हिसाब से देंगे। तो आपने देखा होगा कि ये जो है 2 साल में आइडेंटिफाई हो सकता है और 4 इयर्स में होता है। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि नाउ इट इज रिकमेंडेड कि आप स्टेरॉइड शुरू करो। स्टेरॉइड क्यों शुरू करो? टू फर्दर halt the progression of disease। ठीक है, तो इसमें जब भी हम स्टेरॉइड की बात करते हैं, कोविड में हमने देखा है कितना ज्यादा स्टेरॉइड यूज किया है, एंड वी हैव चैलेंज विद म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक आई। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डोज ऑफ स्टेरॉइड। तो इसका जैसे डोज है DMD में 0.75 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 0.75 मिलीग्राम पर केजी पर डे। और जब भी हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, वी ऑलवेज बी केयरफुल बिकॉज इट इज ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, है ना। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट एनी ऑफ द इन्फेक्शन। सो क्लीननेस रखना, जो प्रिकॉशनरी मेजर है उसको रखना पड़ता है। बाकी और एक ड्रग है डेफ्लोजोकॉर्ड, जो 0.9 मिलीग्राम पर केजी पर डे यूज करते हैं। So two options. Okay, so that's how we give the treatment. Now अगर आप देखोगे कि स्टेरॉइड का बेनिफिट क्या है, so when we discuss about the dose and the duration, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसको कैसे डिसाइड करें। ये देखोगे कि ये मसल स्ट्रेंथ और इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फंक्शन, जैसे टाइम टू क्लाइंब, वॉक 9 मीटर, एडाइज सुपाइन टू स्टैंडिंग, ये जो पैरामीटर हम देखते हैं कि रेगुलरली
डिटोरेट होता है, अगर आप स्टेरॉइड लेते हो तो इट विल सस्टेन दैट। बाकी एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्लियर प्रेजेंटेशन में बोला, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट रेस्पिरेटरी मसल आल्सो, not only calf muscle or the spinal muscle, you have to be careful of respiratory muscle. So simultaneously ये देखना चाहिए. So basically ultimately the morbidity comes because of scoliosis. जब भी scoliosis होता है definitely सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए इसको इम्प्रूवमेंट. So you have to reduce the onset and progressive cardiovascular, जो ईयरली आप मतलब इवैल्यूएट करना जरूरी है. बाकी जो कोई भी ट्रीटमेंट हम जब डिस्कस करते हैं, we always discuss with the standard treatment guideline. और ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन ऐसा होता है कि हर साल डाटा को देखते हैं कौन सा मेडिसिन सबसे नंबर 1 होगा, और उसमें इंडिविजुअल वेरिएशन भी आता है. इंडिविजुअल वेरिएशन मतलब एक पेशेंट को इंडिविजुअली असेस करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये मेडिसिन जो है नंबर 1 चॉइस है, ये सुटेबल रहेगा. सिमिलरली नंबर 2 कैन बी सुटेबल. ओके, तो आप इसमें देखोगे कि टाइमलाइन और डोजिंग स्टेरॉइड का एग्जांपल देख लीजिए कि यू डिस्कस द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विद फैमिली और बिगिन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेजिम बिफोर सब्सटेंशियल फिजिकल डिक्लाइन. ठीक है ना? देन आफ्टर डिस्कशन विद साइड इफेक्ट, हम ये बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला कि जो भी मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं, इट्स अ कॉइन, वन साइड इट गिव बेनिफिट, अनदर साइड इट गिव एडवर्स. बट इसमें ये देखना पड़ेगा जब भी आप आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्स इफेक्ट्स, वो पहले आपको फैमिली मेंबर को बता दें, so that you can combine. So suppose the dose is high, you want to reduce the dose, so that हम जब मेडिसिन शुरू करते हैं कि इट शुड बी टॉलरेबल साइड इफेक्ट, आप टॉलरेट कर सको. और ग्रेजुअली इनिशियली कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, और ग्रेजुअली जब क्रॉनिक सिचुएशन में होता है पेशेंट गेट अडॉप्टेड. तो हम लोग आजकल इंडिविजुअल डोज और इंडिविजुअल थेरेपी पे बिलीव करते हैं, इंडिविजुअली असेस करते हैं. ठीक है ना? उसके बाद देन यू स्टार्ट द रिकमेंडेड डोज. जैसे मैंने बोला कि स्टेरॉइड का ऑन एन एवरेज 0.75, क्योंकि हम जब डोज डिसाइड करते हैं बॉडी वेट क्या है, एप्रोप्रिएटली बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है ना, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. अगर मुझे एक डोज यूज करना है एलिफेंट पे और छोटा सीरिया है स्पैरो में, आप सोच के बताओ कौन ज्यादा डोज लेगा. छोटा सा बर्ड ज्यादा डोज लेंगे कि एलिफेंट? इसलिए मैंने पूछा है क्वेश्चन, क्योंकि जो भी ड्रग का डोज होता है इट इज डिपेंड ऑन मेटाबॉलिक रेट. मैं दूसरा को ये बताता हूँ, एलिफेंट का हार्ट रेट कितना? एलिफेंट का हार्ट रेट में भी 80 to 20 है ना, और स्पैरो का हार्ट रेट कितना? 1000 बीट पर मिनट है ना, 1000 बीट पर मिनट. So basically आप जब ड्रग दोगे, you are giving a more dose to the sparrow, the smaller bird, than compared to elephant. You got it? So this is depend on metabolic rate. तो आप जब डोज सिलेक्ट करोगे, जैसे इन्फेंट है 2 साल का, 4 साल का, तो उसका मेटाबॉलिक रेट, हाउ इट विल गेट मेटाबोलाइज्ड, इस सारा बेस रख के आपको कैलकुलेट करना. नाउ ये क्लियर? ठीक है ना? आपको जैसे योगा सिखाते हैं, क्या करते हैं योगा में, क्या करते हैं? They try to control the blood pressure, heart rate, respiratory rate. आप अगर I look after athlete program also, उनका respiratory rate कितना होगा, वो कंट्रोल रहता है, क्योंकि उनका वेगल टोन ज्यादा अच्छा है. ठीक है ना? हम लोग 4th फ्लोर 5th फ्लोर जाते हैं, हाथने लगते हैं, कुछ नहीं होता है, तो रेगुलर एक्सरसाइज का. सो इसीलिए ये सारा पॉइंट पूरे करना है. सेकंड, इन ऑर्डर टू हैव ए एप्रोप्रिएट वन, हम बोलते हैं कि इसको कंप्लायंस बहुत जरूरी है, कंप्लायंस. तो इसलिए हम जो भी पेशेंट का सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे रिलेटिव को जो अटेंड कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस. ओके, कंप्लायंस मतलब रेगुलरली मेडिसिन लेना, स्पेशली स्टेरॉइड और एनी अदर मेडिसिन. यू शुड नॉट स्टॉप इमीडिएटली. तब क्या होगा? पिट्यूटरी एक्सेस डीएक्समेंट हो जाएगा. तो इसलिए अगर बंद भी करना है डोज को, जैसे 1 मिलीग्राम हो गया, 7 कर दिया, 6 कर दिया, so that is how it call it tail off. Okay, so this is what. Now dosing changes if there is a side effect occur. Okay, so you can reduce the dose, मैंने जैसे बोला 25 to 30%, और reason in 1 month you can do reassess. जैसे आपने शुरू किया, आप इसको एरिया, एक पेशेंट का डायरी होता है, you should maintain a diary.
अदरवाइज फिजिशियन को पता नहीं लगेगा, आप जाके ठीक कर दोगे, यू नॉट अंडरस्टैंड। सो यू मेंटेन द डाइट, व्हाट डोज यू आर गिविंग, कौन सा डोज क्या है पर डे, और क्या क्या साइड इफेक्ट आया और क्या महसूस कर रहा है। सो जो भी दवाई देते हैं हम दो चीज देखते हैं, एफिकेसी है ना, और सेकेंडरी सेफ्टी। एफिकेसी कैसे करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा कि नहीं, all these parameters you are going to evaluate. So you maintain a diet. Listen that. You can have the electronic diet also. Okay. So that तो आपने देखा होगा कि यूएस में जब भी पेशेंट आता है, they do not meet doctor directly. So he will be asked to sit here. Then doctor will go to counter और वो पेशेंट का डिटेल में कब लास्ट टाइम आया था, क्या पैरामीटर है, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ देखते हैं। उसके बाद सारा जानकारी लेने के बाद देखा काउंटर then start are you fine? So that is the way to go for, because you might not be giving all the information, है ना, ये तरीका है पेशेंट को एसेस करने के लिए। उसके बाद use in non-ambulatory states continue glucocorticoids to reduce the dose necessary to manage side effect, older glucocorticoid patient benefit initiation. So this is step by step जाता है। तो मेजर जो कंसर्न है इनिशियल स्टेरॉइड थेरेपी में वो है एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल एक ग्लैंड है जो किडनी का ऊपर रहता है, वो रिलीज करता है एड्रिनलिन नॉरेड्रेनालिन और ग्लूकोकॉर्टिकोइड मिनरलोकॉर्टिकोइड बोलते हैं, उधर से रिलीज होता है। सो बेसिकली आपको केयर रखना चाहिए कि स्टेरॉइड को एब्रप्टली बंद नहीं करना। अगर एब्रप्टली बंद करते हैं तो क्या होता है कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाता है, जो इमरजेंसी भी हो सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी से दैट डू नॉट एब्रप्टली स्टॉप द ग्लूकोकॉर्टिकोइड। So this is the basic step. So what you have in your hand as per standard treatment guideline is steroid. Okay. Now how appropriately you can use steroid, कितना judiciously use करते हैं so that to get a maximum benefit. तो मैंने ये बोला पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहिए, इंडिविजुअली एसेस करना। 2 साल का बच्चा है, 4 साल का है, इंडिविजुअली एसेस करके, so I advise you to maintain either dry diary no or electronic diet, ठीक है ना, date wise और time wise. Now when you talk about novel therapy, we are thinking of gene therapy, then the newer drug, ठीक है ना, ये सारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा प्रोविजन बताऊंगा कि इसको इंडिया में कैसे लाया जाए। मुझे अभी आई रिमेम्बर हमने एक मीटिंग में एक ड्रग अप्रूव किया एलएस के लिए। तो नॉर्मली रेगुलेटरी अथॉरिटी जब ड्रग अप्रूव करते हैं, we do not ask for a price. Price is regulated by Ministry of Chemical and Fertilizer, Ministry of Pricing Authority. तो मैंने ऐसे पूछा कि इसका दवाई का दाम कितना है, ये 1 करोड़ से ऊपर था। मेरा मुख से निकल के कौन यूज कर सकते हैं एज ए मिडिल क्लास फैमिली। Then they said that the government has something like that. So we need to think that can we develop a affordable therapy. हम आपको बताते हैं कि हम एसेंशियल मेडिसिन की बात करते हैं। आपने सुना होगा एसेंशियल मेडिसिन, एक लिस्ट भी है हॉस्पिटल में कि जब वो बिहार में जाओगे कि उसमें कौन सा ड्रग है, लिस्ट में डिसीज बहुत कॉमन है। तो अगर आप देखो कि एक डिसीज कॉमन है तो उसको एसेंशियल में डाल देते। एसेंशियल में जब भी आ जाता है, इट इज बिकम मैंडेटरी दैट मेडिसिन शुड बी अवेलेबल। तो हम बोलते हैं कि एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एसेंशियलिटी। उसके साथ आप बोलोगे एसेंशियलिटी, आप अगर खरीद यू कैन नॉट बाय देन व्हाट इज द यूज, है ना। तो इसीलिए नोवेल थेरेपी। तो जो जेनेरिक थेरेपी है, जेनेरिक थेरेपी में एक चीज बता दूं, इनको तो मालूम है, जब भी हम ड्रग को डेवलप करते हैं, है ना, जब भी कोई भी इफेक्ट होता है उसको हीट कंपाउंड बोलते हैं, हीट कंपाउंड। जब भी उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी हमें पता लग जाता है उसको लीड कंपाउंड, ठीक है। जब लीड कंपाउंड होता है तो हम पेटेंट कर देते हैं, और पेटेंट क्या होता है कि ये 20 साल तक रहता है, 20 इयर्स। तो 20 साल में क्या होता है कि इनिशियली इन सिलिको स्टडी करते हैं, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट करते हैं, उसके बाद एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडी इसलिए जरूरी है कि ये ह्यूमन में सेफ होगा कि नहीं। तो उसमें एक चीज देखा जाता है कि आपको अगर 3-4 दिन के लिए यूज करना है, जैसे पैरासिटामोल बुखार के लिए यूज करना है, तो हमें एक स्टडी करना पड़ता है, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी। तो उसमें एक सिंगल एप्लीकेशन देते हैं, एक बार खिलाते हैं, 14 डेज तक देखते हैं, उसके बाद एनिमल को सैक्रिफाइस करके सारा ऑर्गन निकाल के पूरा हिस्टोपैथोलॉजिकल करते हैं। तो आपको पता होगा कितना ऑर्गन हम निकालते हैं, 47 ऑर्गन एनिमल्स, 47 ऑर्गन। तो पहले हम देखेंगे कोई वाइटल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, वाइटल ऑर्गन जैसे हो गया हार्ट,
लंग, ब्रेन, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये सारा वाइटल ऑर्गन। कभी ऐसा होता है कि आपको पता है वाइटल ऑर्गन में प्रॉब्लम, अगर किसी ने आपको पूछा है कि सबसे कॉमनेस्ट पॉइजन टू द लिवर कौन सा मेडिसिन, ये है पैरासिटामोल, ठीक है ना, क्योंकि हम रेगुलर खाते हैं। क्यों? ठीक है, इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। आप लिया, लिवर फंक्शन टेस्ट करोगे तो 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है, सो इट इज रिवर्सिबल, अगेन इट कम बैक टू द नॉर्म। सो इनिशियल पीरियड में हम देखते हैं कि इज इट परमानेंट डैमेज, if it is permanent damage you are not going to go for analysis. Then when you use for a month together 30 days 40 days कुछ मेडिसिन ऐसे लेते हैं, उसमें हम रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं रेट और माइस में, ठीक है ना, रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं, उसमें भी डोज देके कितना डोज एप्रोप्रिएट होता है ये देख के उसके बाद बोलते हैं इसकी यूज कर सकते। नाउ जो मेडिसिन हम मोर देन 6 मंथ यूज करते हैं, जैसे डीएमडी के लिए we don't know how long you have to continue, like diabetes, hypertension, उसमें हमें लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी डाटा करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी डाटा। बेसिकली आप अगर कोई भी मेडिसिन रेगुलरली यूज करते हो उसमें एक आंसर देना पड़ता है, इज इट रिटेन इन द टिश्यू, ठीक है ना, कैन इट कॉज म्यूटेजेनेसिस, कैन इट कॉज कैंसर, इसीलिए लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। तो रैट और माइस को हम लेते हैं 2 साल के लिए, ठीक है, उनका लाइफ स्पैन 2 साल है, और उसके बाद उसको एसेस करते हैं। वो ये ना करने के बाद एक और स्टडी करते हैं सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्टडी, कोई बहुत सारा मेडिसिन विथड्रॉ हुआ, जैसे कॉमन एग्जांपल एंटी हिस्टामिनिक एक टार्पेनाजिन करके था, इसमें कार्डियक एरिथमिया होता है, तो इसलिए सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये कोई भी अगर ड्रग लेते हो, इज इट अफेक्ट हार्ट, लंग, एनी अदर ऑर्गन, तो इसलिए सेफ्टी। उसके बाद आप क्या करोगे, IND एप्लीकेशन करते हैं, IND इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ठीक है, दैट इज मींस फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू यूज द ड्रग इन ह्यूमन, and how DCCI or regulator given approval based on all the data, based on all the data, first time in human healthy volunteer, healthy volunteer का जब कंप्लीट हो जाता है, हेल्दी वॉलंटियर में ये देखते हैं कि इज इट सेफ, पहले एफिकेसी नहीं देखते, ठीक है, पहले आपने प्रूफ ऑफ कांसेप्ट ऑलरेडी स्टडी किया है, इज इट सेफ, तो आप फेज 2 में करते हैं। नाउ मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों के लिए, जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर भट्टाचार्य जी भी बोल रहे थे कि अर्ली फेज में कोई अगर ड्रग है, कैन आई ब्रिंग टू इंडिया, ठीक है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, इट इज हैपनिंग विदाकोलिन, विदाकोलिन जब जॉनसन जॉनसन में फेज 2 कंप्लीट किया था फॉर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, तब इंडिया में आ गया था फेज 2 के बाद, ठीक है, आपको अलाउ है क्लिनिकल यूज फेज 3 कंप्लीट करने के बाद, बट दिस इज वन एग्जांपल, विदाकोलिन वी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 6 सेंटर में, और उसके लिए हमने, जैसे मैं कोई नेशनल प्रोग्राम बनाता हूं तो उसमें एक मिक्सर प्रोग्राम भी बनाया था, तो दिस इज वन एग्जांपल दैट you can bring the drug introduced when there is a need to, and the government give permission as a extended phase 2 program, ठीक है। so phase 2 करने के बाद, जैसे किसने मुझे पूछा, I think you asked homogeneous and heterogeneous population, तो phase 2 में भी होता है homogeneous, phase 2A और phase 2B, ठीक है, तो phase 2 में पेशेंट में यूज कर रहे हो कि ना, कोई पेशेंट का कोई भी कोमोर्बिड कंडीशन हो सकता है, initially homogeneous population है, उसके बाद सेटल, then you go for a larger style phase 3, here also there is phase 3A and phase 3B, so once you complete phase 3, then you make an application as NDA, new drug application, okay, and they give an approval, then it comes to the, but when they give an approval for NDA, for approval of a drug into the market, they will say that you have to complete the phase 4 study. You also call it active, phase 4 studies. उसका जरूरत इसलिए है कि आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप मेडिसिन खरीदते हो एक छोटा सा पेज निकालता है, देखा होगा ना, उसको हम पैकेज इंसर्ट बोलते हैं, तो जब आप ये मेडिसिन यूज करोगे, they will be collecting the information how the drug is, in case of any side effect is there or not, ठीक है ना, उसको अपडेट करते हैं, तो इसीलिए ये फेज है। सो ये करते करते 12 इयर्स हो जाएंगे, 12 साल हो जाएंगे, क्योंकि एनिमल टॉक्सिसिटी में 5 साल निकल गया,
phase 1, phase 2, phase 3 में another master निकाले. But as a company, they wanted to generate the money during these areas, and that is why they are very much interested. Yeah. So can you that wind is up in 5 minutes, Doctor? Yeah, I'll do that. So okay, thank you. This is what the approved therapy. You know, we have already discussed, but these are the drugs already in the pipeline. And I wanted to bring as a these are the drugs. It is already in practice. So we have to be careful. But when you say repurpose, these are the repurpose. So that means when you repurpose, like you say COVID, how we repurpose hydroxychloroquine? We say, okay, when you give this drug, how much it inhibit that virus? It was chloroquine also. But why hydroxychloroquine? Because hydroxychloroquine has a maximum effect on 5th day and more accumulation in lung tissue. So if you wanted to show that why do you repurpose simvastatin, pervastatin, these are causing the problem of muscle necrosis, rhabdomyolysis. But with appropriate dose, it given improvement. Zidovudine have been tried. Okay, so there are a number of TCF beta, like osteoarthritis आपने सुना होगा. अभी एक regenerative medication आया, डाइसिलिन करके, उसका काम है TCF beta. तो इसको अगर और compound develop करके हो, TCF beta का, so definitely जो muscle का effect है, it is going to improve. So these are the therapies are there. Now investigational one, जैसे मैंने बोला कि आप कैसे चेक कर सकते हो इंडिया में क्या चल रहा है, आप सीटीआरआई को चेक करो, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया. पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, आप एनआईएच का एक रजिस्ट्री है क्लिनिकल ट्रायल .com. एवरी कंट्री हैज अ रजिस्ट्री, चाइना हैज अ रजिस्ट्री, एवरी कंट्री, सो यू कैन चेक द रजिस्ट्री. Okay, so that's how you can see that how many are phase 1 trial are going on, how many phase 2 trial are going on, this number compound, when it is going to complete. आप अगर सोचते हैं कि एक कंपाउंड को मुझे लेना है, it is going to complete by 2024, so definitely you communicate because you get the result also how safe it is, how effective it is. Okay, so this is what you can go by looking at different registry. Now coming to little bit about regulation. हम लोग बात कर रहे हैं कि आप जो मेडिसिन है बाहर जो चल रहा है, how we can bring here, that is one crucial question. Okay, so we regulated by drug and cosmetic, but new provision ये है as a NGO or as an investigator, if I want to bring a drug, now there is actually this was started by me only. There is a call academic clinical trial. So इसमें you need not have to go to DCGA office. आप medicine है and you wanted to do academic clinical trial, you just apply to ethics committee, and ethics committee will give an approval and they will communicate to DCGA office. ठीक है ना? तो उसके हिसाब से you can within a short period of time you can do the clinical trial. So for this you need to create a user ID and password. जैसे PGI का user ID password मेरे पास है. तो any drug you wanted to import, you can just easily do it by Sugam portal. जैसे मैंने दो ड्रग एक ब्राजील से लाया, अभी फ्रांस से लाया, यहाँ पे बैठ गया, मैं कहीं नहीं गया. I submit the document, I got it. Now for this is a import license I got. For individual patient जैसे हम काफी सारे डिजीज में भी मंगाते हैं, कैंसर पेशेंट में मंगाते हैं, फिजिशियन प्रेस्क्राइब करते हैं, डीजीएस वेबर भी है, कस्टम वेबर सिस्टम भी है, so you can get an import license. ये जो चीज है स्टेप बाय स्टेप, मैंने एक पीजी स्टूडेंट को बोला कि इसको लिख के पब्लिश करो, how you should go step by step to getting an import on. So if you want, I can circulate this article to everyone, you know, WhatsApp. Okay, so you get कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ता है, कैसे इजी हो सकता है, ये. Now second thing I wanted to say, the clinical trial registry, है ना, आप anything you wanted to get update, just go to CTRI clinical trial.com. Now so we ये discuss हुआ था कि न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 और उसमें एकेडमिक क्लिनिकल ट्रायल अडॉप्ट किया है, ठीक है ना. तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू आस्क फॉर ए वेवर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल? एज यू से दैट ऑल ऑफ Bhattacharya said most of the money it goes when you plan for a clinical trial. Now here is a situation that it is already done outside, you want to bring to India. So we have a, when you bring to India, our question is come,
is it safe for Indian population? Because if you look at North Indian population, South Indian, East Indian, pharmacogenomically it is different. So that is why earlier concept is you have to do a disease study, maybe post-center. Okay, but now it says that you can ask for a waiver if it is a national emergency. As you have seen in a COVID, a lot of drug has been approved. Okay, so then second thing is, if the drug is approved in ICH country, you understand ICH? ICH है जो US, कनाडा, यूरोप और जापान, उसको हम ICH बोलते हैं. अगर वो ड्रग ICH में है, then they will likely to approve, provided you have to go for an active pharmacovigilance system, PMS studies. ठीक है ना? वो हम easily कर सकते हैं. तो ये सारा, I wanted to see that some of the disease you can do it, like no difference of enzyme gene in Indian population, it will be easier to do it. So you generate the data that कोई difference नहीं है. So already provision dengue, malaria, H1N1, COVID. So then you have to see that if it is approved in ICH country, it will be easier. And because of this, you can see that you can go for a phase 4 active pharmacovigilance system, and everything changes you see, it is because of National Health Policy 2017. So today you are discussing कि एक recommendation के लिए आया है. Who must give the recommendation? What is the provision for a rare disease? What is the provision for drug approval for a rare disease? Okay, so that is how you do. And now positive thing is, anything you want to discuss, you can approach the disease office. So there is a public relation office, so that you can communicate. Okay, so this is also provision is there. So with this, I'd like to thank you. Any questions, I'll be happy to answer. Okay, Bikash, thank you very much. Thank you, sir. This was really enlightening for us to know, particularly for people like us, जो हम लोग हमेशा अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कई तरीके बताने के लिए. मैं सिर्फ 2 या 3 सवाल अभी यहाँ पे ले सकता हूँ. ये एक सज्जन है Redmi 8, कृपया आप अपना सवाल पूछिए. हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, जैसे मुझे 2 बच्चे हैं और एक का सर जेनेटिक टेस्ट हुआ है और दूसरे का नहीं हुआ है सर, और दोनों का तो DMD बताया गया है. तो क्या सर दोनों का सेम रहेगा या अलग अलग सर? ऐसा मैंने जैसे बताया गया ना, इसको इंडिविजुअली असेस करना जरूरी है. जब आप फिजिशियन के पास जाओगे, सो दे विल असेस अकॉर्डिंगली दे विल ट्रीटमेंट. नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ डॉक्टर साहब. हाँ जी. जेनेटिक टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं. तो जनरली अगर फैमिली में अगर DMD या कोई भी बीमारी अगर चल रही है, चूंकि ये आनुवांशिक बीमारी है, अगर एक दूसरे बच्चे को भी वही बीमारी है तो ये माना जाता है कि उसका भी डिफेक्ट वही है. सर मैं 10 साल से ना एक स्टेरॉइड ले रहा हूँ, डेप्लेसोफोर्ट. हाँ. सर अभी मैं मूविंग पोजीशन में नहीं हूँ, तो सर उसमें कितना मिलीग्राम रखना चाहिए? सर अभी 21 लेता हूँ. आप कितने साल के हैं? 19. और कहाँ रहते हैं आप? भिलवाड़ा, राजस्थान. तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में होंगे ना? हाँ. नहीं, मैं एक्सेस बता देता हूँ कि मैंने एक्सेस बताया कि आप एक पेशेंट डायरी मेंटेन करो, और उसमें हम बोलते हैं इसको मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग थेरेपी. तो आप जब भी इसको डेली रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी अगर इफेक्ट आ रहा है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं. और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो भी रेगुलरली इवैल्यूएट करते हैं. रेगुलरली इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल इवैल्यूएशन और इन टर्म्स ऑफ लेबोरेटरी इवैल्यूएशन. उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये कोर्स टॉलरेबल है कि नहीं और हाउ लॉन्ग इट कैन कंटिन्यू. कह रहे सर कि मेरे बेटे को DMD है, 49-50 एमजॉन है, इसका कुछ क्या थी चलेगा? मनोज जी, आपने जैसे कल से आप लगे हुए हैं तो आपने सुना होगा कि ये एक्सॉन 49, 50 ये सब इसके लिए कई तरह के इलाज हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी भारत में ये उपलब्ध नहीं है. आप जैसे आज डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने भी बताया कि वो कई तरह की क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करती हैं, तो आप IAMD के माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए
और वो आपको बता पाएंगे। बाकी जैसे डॉक्टर विकास ने आपको बताया कि आप न्यूरोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन में ये आप इलाज की बात कीजिए। जैसा हमने आपको बताया कि दो तरह के इलाज हो सकते हैं। एक तो समूचा इलाज जिसके लिए स्टेम सेल या जीन थेरेपी ये है, लेकिन उसके अलावा भी काफी इलाज हैं जो अभी डॉक्टर विकास ने, डॉक्टर विनय गोयल ने, कई लोगों ने कल आपको बताए। ठीक है, ओके, थैंक यू डॉक्टर Thank you, विकास sir. फॉर Thank you. योर टाइम एंड रियली वेरी नॉलेजेबल लेक्चर। एंड हमें लगता है हम लोग कुछ इन प्रोविजंस को हम यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके संपर्क में रहेंगे और पूरा भरोसा है कि आप इसमें हमारी मदद करेंगे। हाँ, डेफिनेटली मैं ओके, ऑलरेडी थैंक यू। इनको कंटिन्यूएशन में कर रहा था, हाँ जी अमरीश जी के साथ कुछ काम कर रहा था, मैं हाँ भी जी, बिल्कुल। थैंक यू।